हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 35वीं है, ठीक है ना। इससे पहले हम 34 दिन की क्लास कर चुके हैं और ये हमारी 35 दिन की क्लास है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त सिंहासन पर कौन बैठा। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त सिंहासन पर कौन बैठा। तो सबसे पहले हम बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की। तो चंद्रगुप्त प्रथम यह गुप्त वंश का असली संस्थापक माना जाता था, ठीक है ना। गुप्त वंश का असली संस्थापक माना जाता था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। ठीक है, फिर बात करें चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ठीक है ना। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना, चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त सिंहासन पर कौन बैठा। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इनके पुत्र समुद्रगुप्त बैठे, ठीक है ना। समुद्रगुप्त ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त यह गुप्त वंश का एक महान शासक था और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है ना। भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था। तो ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। फिर बात करें समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त के काल में भारत में स्वर्ण युग कहा गया है, ठीक है ना। समुद्रगुप्त के टाइम को भारत में स्वर्ण युग कहा गया है, ठीक है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। तो ये थे हरिसेन, ठीक है ना। हरिसेन ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे हम श्रीगुप्त की। तो श्रीगुप्त ही ये गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है ना। गुप्त वंश के संस्थापक थे, गुप्त वंश के संस्थापक थे, पर असली संस्थापक किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे हम शूद्रक की। तो शूद्रक ये भारतीय नाटककार और कवि हैं, ठीक है ना। ये शूद्रक ये भारतीय नाटककार और कवि थे। फिर बात करें हम ब्रह्मगुप्त की। तो ब्रह्मगुप्त ये भारतीय प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ठीक है ना। प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ठीक है ना, ब्रह्मगुप्त। तो ये थी इसके बारे में डिटेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण यह किसने करवाया था। तो ये करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था, ठीक है ना। खिलजी वंश का दूसरा शासक था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। और इसका असली नाम क्या था अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसका असली नाम था अली गुरसप, ठीक है ना। अली गुरसप ये इसका असली नाम था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने चेहरा एवं दाग प्रणाली शुरू की, ठीक है ना। चेहरा एवं दाग प्रणाली इसने शुरू की थी, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी यह दक्षिण भारत पर, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ। अलाउद्दीन खिलजी यह दक्षिण भारत पर हमला करने वाला पहला सुल्तान था, ठीक है ना। पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर
हमला किया था। ठीक है, तो ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये हमला किया था। फिर बात करें अलाउद्दीन खिलजी, तो इन्होंने कौन कौन सी इमारतें बनवाई? तो इन्होंने बनवाई थी सिरी का किला, ठीक है ना, सिरी का किला, अलाई दरवाज़ा, ठीक है, सिरी का किला, अलाई दरवाज़ा, हौज खास, ठीक है, हौज खास और 1000 स्तंभों वाला महल बनवाया था। ठीक है ना, 1000 स्तंभों वाला महल बनवाया था। ठीक है ना, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे अब हम मोहम्मद बिन तुगलक, तो यह तुगलक वंश का शासक था, तुगलक वंश का शासक था। ठीक है ना, यह तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, और इसने 1337 में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है ना, दौलताबाद स्थानांतरित की थी इसने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? तो ये थे राजकुमार शुक्ला। ठीक है ना, राजकुमार शुक्ला, राइट आंसर ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ला थे जो महात्मा गांधी को चंपारण में लाने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करें महात्मा गांधी की, तो सबसे पहले बात करें राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा था। ठीक है ना, महात्मा गांधी को राज शुक्ला ने बापू कहा था और महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है ना, राष्ट्रपिता कहा था और इन्हें विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्ध नग्न फ़कीर कहा था। ठीक है ना, अर्ध नग्न फ़कीर कहा था महात्मा गांधी को। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पे महात्मा गांधी, तो इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं चलवाई थी? पत्रिकाएं, तो ये इन्होंने चलवाई थी यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये पत्रिकाएं चलवाई थी। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने। फिर बात करें महात्मा गांधी की पुस्तकों की, तो इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? तो इसमें से मैं आपको कुछ बता देती हूँ। ठीक है ना, जिसमें से हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। फिर थी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, ये पुस्तकें थी महात्मा गांधी की। ठीक है, फिर बात करें महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन। ठीक है ना, आंदोलन, तो कौन कौन से आंदोलन थे? तो ये थे चंपारण सत्याग्रह। ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन, फिर था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर था भारत छोड़ो, ठीक है, कौन सा था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ये आंदोलन थे महात्मा गांधी द्वारा। तो चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में, ठीक है। ये कुछ आंदोलन थे महात्मा गांधी के, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के सम्मान में मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक था। तो भगवान बुद्ध के सम्मान में मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक ये कौन सा था, तो ये था सांची का स्तूप, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सांची का स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक ने, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करें भगवान बुद्ध की। तो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम, तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम इनके बचपन का नाम था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म तो ये हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है ना, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। फिर बात करें इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। माता का नाम, तो माता का नाम था महामाया, ठीक है, महामाया। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम क्या था, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। और इनकी सौतेली माता का नाम, सौतेली माता का नाम क्या था, तो सौतेली माँ का नाम था महा प्रजापति गौतमी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माता का नाम था, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी, ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने की थी बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है ना, बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। फिर इन्होंने अपना पहला उपदेश कब दिया था, पहला उपदेश, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश ये कहाँ दिया था, तो ये दिया था वाराणसी के पास सारनाथ में, ठीक है ना, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। फिर इन्हें महापरिनिर्वाण यह कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कुशीनगर में, ठीक है ना, कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे सम्राट अशोक की, तो अशोक की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। अशोक, तो अशोक ये बिंदुसार का बेटा था, ठीक है, बिंदुसार का बेटा था। और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, ठीक है ना, ये बिंदुसार का बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। और इसने कलिंग युद्ध लड़ा, ठीक है ना, कलिंग युद्ध ये कब लड़ा था इसने, तो ये लड़ा था 261 ईस्वी में, ठीक है ना, कलिंग युद्ध ये 261 ईस्वी में इसने लड़ा था। और कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध में इनकी जीत हुई थी, पर इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है ना, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है ना, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त से प्रभावित होकर,
ठीक है। उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिसके बाद इन्होंने कई स्तूप बनवाए, ठीक है ना, कई स्तूप बनवाए थे इन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य है। तो हम बात करें मौलिक कर्तव्य, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं रूस से, ठीक है ना, रूस यानी सोवियत संघ से ये लिए गए हैं, ठीक है। कब लिए गए थे, तो ये लिए गए थे 1976 में, 1976 में 42वें संशोधन, ठीक है ना, 42वें संविधान संशोधन से ये लिए गए थे, ठीक है ना, 42वें संशोधन संविधान से लिए गए थे। स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है ना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ये लिए गए थे, ठीक है ना। और मौलिक कर्तव्य ये कहाँ हैं, तो ये हैं संविधान के भाग 4A में, ठीक है ना, संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं और अनुच्छेद 51A में है, ठीक है ना, अनुच्छेद 51A में है। फिर बात करें हम यहाँ पे मौलिक अधिकार, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं अमेरिका से, ठीक है ना, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं और यह संविधान के भाग 3 में है, ठीक है ना, संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 17 से 35 में, ठीक है, अनुच्छेद 17 से 35 में ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कोल्लेरू झील कहाँ स्थित है, तो कोल्लेरू झील ये कहाँ स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, और यह मीठे पानी की झीलों में से एक झील है, ठीक है। नेक्स्ट है, घूमर एक लोकगीत और नृत्य शैली है जो डैश में लोकप्रिय है। तो घूमर यह एक लोकगीत और एक नृत्य शैली है जो डैश में लोकप्रिय है, तो यह राजस्थान में लोकप्रिय है, ठीक है ना, राजस्थान में लोकप्रिय है। और ये घूमर ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है ना, भील जनजाति द्वारा लोकप्रिय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय ये स्थित है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है ना, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ये स्थित है और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, ठीक है ना, 1919 में। नेक्स्ट है, 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे, 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे महावीर, ठीक है ना, महावीर ये 24वें जैन तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, 1929 में दिल्ली केंद्रीय विधानसभा पर किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने धुआं बम फेंके थे, तो 1929 में दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने धुआं बम फेंके थे, तो ये फेंके थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन बी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन डैश में है, तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये कहाँ पर है, तो ये है तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में ये है। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में हुई थी, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी तुर्की में, ठीक है ना, तुर्की में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1919 में, ठीक है ना, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी तुर्की में। नेक्स्ट है, मध्यकालीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था, तो मध्यकालीन महाकाव्य पद्मावत यह किसने लिखा, तो यह लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी ने। फिर बात करें मुल्ला दाऊद, तो इन्होंने कौन सी
पुस्तक लिखी? तो इन्होंने लिखी थी चंद्रायन, ठीक है ना, चंद्रायन। और ये फिरोज शाह तुगलक के दरबारी कवि थे। ठीक है, फिर बात करें अबुल फजल इब्न मुबारक। तो ये अबुल फजल का पूरा नाम है अबुल फजल इब्न मुबारक। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने लिखी थी अकबरनामा, ठीक है ना, अकबरनामा ये इन्होंने लिखी थी और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। फिर बात करें अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने लिखी थी तुगलकनामा, ठीक है ना, तुगलकनामा इन्होंने लिखी थी अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? तो प्लूटो ग्रह की खोज यह किसने की थी? तो यह की थी क्लाइड टॉमबॉग ने, ठीक है ना, क्लाइड टॉमबॉग ने प्लूटो ग्रह की खोज की थी। कब की थी? तो खोज इसकी की थी 1930 में, ठीक है ना। और प्लूटो यह एक बौना ग्रह है, ठीक है ना, एक बौना ग्रह है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कामेट, नामचा, बरवा, गुरला, मानधाता इनके नाम हैं। तो कामेट, नामचा, बारवा और गुरला मानधाता ये किन के नाम हैं? तो ये नाम है हिमालय की पर्वत चोटियों की, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए, हिमालय की पर्वत चोटियों के। फिर हम बात करें हिमालय से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो हिमालय से बहने वाली नदियां ये हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और यमुना, ठीक है। ये हिमालय से होकर बहने वाली नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी और यह खेलों में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है, ठीक है ना। तो जो सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 से 57 के बीच इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो ये आईएनसी के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, आईएनसी के अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है ना, सबसे युवा अध्यक्ष थे ये आईएनसी के। कब बने थे? तो ये बने थे 1923 में दिल्ली स्पेशल सेशन में, ठीक है, दिल्ली स्पेशल सेशन में यह अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा है, 6 साल तक ये अध्यक्ष रहे, ठीक है ना, 6 साल तक यह अध्यक्ष रहे। कब से कब तक? तो 1940 से 1946 तक, ठीक है ना, 1940 से 1946 तक यह अध्यक्ष रहे, ठीक है। फिर बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इनकी पुस्तक कौन सी है? तो ये थी इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी पुस्तक थी। और इन्होंने साप्ताहिक पत्रिकाएं चलवाईं, साप्ताहिक पत्रिकाएं। तो ये कौन सी थी? तो ये थी अल हिलाल और अल बालाग, अल बालाग। अल हिलाल के बंद हो जाने के बाद इन्होंने अल बालाग साप्ताहिक पत्रिका चालू की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डैश में उल्लेखित है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डैश में उल्लेखित है। तो ये उल्लेखित है अनुच्छेद 61 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 61 में ये उल्लेखित है। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी इसके संस्थापक थे। कैलाश सत्यार्थी ये किसके संस्थापक थे? तो ये थे बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, आंसर डी, बचपन बचाओ आंदोलन के ये संस्थापक थे। नेक्स्ट है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन, नैनो मिशन डैश में लॉन्च किया गया था। तो नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था मई 2007 में। राइट आंसर ऑप्शन डी 2007। नेक्स्ट है
भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन करता है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख ये कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति। क्वेश्चन क्या था? भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ठीक है ना, कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है अंतर्राष्ट्रीयकृत डोमेन नेम, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीयकृत डोमेन नेम इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन गतिविधि CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक है? तो कौन सा उत्पादन गतिविधि CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक है? तो ये है ताप विद्युत उत्पादन। राइट आंसर ऑप्शन ए, ताप विद्युत उत्पादन। नेक्स्ट है, किस काल में सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली की गद्दी संभाली और उस पर शासन किया? तो किस काल में सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी? तो ये संभाली थी इसने 1266 से 1287 तक और उस पर शासन किया, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की, ठीक है ना, गयासुद्दीन बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी और इसने सजदा और पैबोश प्रथा शुरू की, ठीक है ना, सजदा और पैबोश प्रथा शुरू की थी इसी ने, ठीक है ना, गयासुद्दीन बलबन ने। और गयासुद्दीन बलबन यह नौरोज़ त्यौहार लाया था, ठीक है ना, नौरोज़ त्यौहार लाया था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित है? तो कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित है? तो ये है सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है, डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे RRB NTPC 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के MCQ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।